नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसको हम सभी एनआईए के नाम से जानते हैं। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी कहते हैं। दोस्तों, इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये क्या है, यह कब बना था, क्यों बना था और यह किस तरीके से काम करता है, इसके अधिकार क्षेत्र क्या हैं और इसके बारे में सब कुछ। ठीक है, यानी एनआईए के बारे में सब कुछ इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि एनआईए होता क्या है। तो दोस्तों, एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी, यह भारत सरकार की एक केंद्रीय आतंकवाद रोधी कानून प्रवर्तक एजेंसी है। ये जो है वो इसको मुख्यतः बनाया ही गया था इसलिए ताकि आतंकवाद पे कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों, हुआ ये था कि जो वर्ष 2008 में मुंबई में 26 से 11 हमला हुआ था, ठीक है, जिसमें कि ताज होटल पे हमला हुआ था। बहुत बड़ा आतंकवादी हमला था भारत पे ये। उसके बाद सरकार ने क्या किया कि एक ऐसी संगठन बनाने की ज़रूरत समझी जो कि खास करके आतंकवाद के लिए काम करता हो, आतंकवाद विरोधी, जो आतंकवाद की जो गतिविधियाँ अगर भारत में कोई आतंकवादी करना चाहे और ख़ास करके वो सीमा पार से हो रही हो तो उसको रोकने का काम करे, ये सोच करके और एनआईए को बनाया गया। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी, ठीक है। हालांकि जो एनआईए को बनाने का प्रस्ताव था वो 2008 में पास हुआ था और 2009 में ये शुरू हुआ था, ठीक है। उसकी हम आगे बात करेंगे। अगर बात करें तो ये जो है वो भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अपराधों की जांच और अभियोजन करता है। यानी कि वैसा कोई भी काम जो भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को प्रभावित करता हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का जो काम है वो एनआईए करता है, ठीक है। यह जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो कि अभी के समय की बात करें तो अमित शाह जिसके मंत्री हैं, जिस विभाग के, जिस मंत्रालय के, उसके अंतर्गत ये काम करता है, ठीक है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। ये एक केंद्रीय एजेंसी है, ठीक है, और इसका कार्य क्षेत्र जो है वो पूरे भारत में है। ये जो बनाया गया था वो खास करके बनाया इसलिए गया था क्योंकि अगर सीमा पार से यानी देश के बाहर से कोई आतंकवादी गतिविधि भारत में करने की कोशिश हो तो उसको रोका जा सके, ठीक है। इसके बारे में अगर बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 26 से 11 मुंबई हमले के बाद इसको की गई थी, ठीक है। 26 से 11 मुंबई आतंकवादी हमले के जो है लश्कर तैयबा द्वारा ये भयंकर हमला था भारत पे, ठीक है। लश्कर तैयबा पर इसको करवाने के आरोप लगते हैं, ठीक है, कि उन्होंने करवाया था। ये जो है वो पीएम मनमोहन सिंह ने जब 2009 में नवंबर में, जब 2008 के अब बात करते हैं कि एनआईए की स्थापना कब और क्यों हुई थी। तो दोस्तों, मुंबई में जो 26/11 का हमला हुआ था वर्ष 2008 में, इसके बाद इसकी नींव पड़ी, ठीक है। इसके बाद इसको बनाया गया। नवंबर 2008 में जो 26/11 का हमला हुआ था, मुंबई आतंकवादी हमला, जो कि लश्कर तैयबा द्वारा करवाया गया था, इसके बाद पीएम मनमोहन सिंह, उस समय यूपीए की सरकार थी यानी कांग्रेस की सरकार थी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो उन्होंने नवंबर में यह हमला हुआ था, 26 नवंबर को हमला हुआ था, ठीक है, मुंबई के ताज होटल पे। दिसंबर में उन्होंने एक सर्वदलीय सम्मेलन में केंद्रीय जांच एजेंसी बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हम एक जांच एजेंसी बना रहे हैं जिसका नाम होगा केंद्रीय जांच एजेंसी, जो कि एनआईए के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और 31 दिसंबर 2008 को एनआईए अधिनियम 2008 संसद द्वारा पारित किया गया और जनवरी 2009 में एनआईए का औपचारिक गठन हुआ और पहली बार भारत में केंद्रीय आतंकवाद के रोधी जांच एजेंसी बनाई गई। एनआईए जो है इसका मुख्य काम ही है कि भारत में अगर कोई आतंकवादी गतिविधि होती है तो उसकी जांच करना, ठीक है, जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई करना, उनको पकड़ना, ठीक है। एनआईए जो है उसकी अपनी विशेष अदालत भी होती है, जैसे सीबीआई का एक विशेष अदालत होता है, उस तरीके से एनआईए की भी एक विशेष अदालत होती है, ठीक है, स्पेशल कोर्ट होता है इसका भी। ये जो है वो राज्यों की सीमाओं से परे जाने वाले आतंकवाद संबंधी मामलों की केंद्रीय स्तर पर जांच एवं अभियोजन करता है। यानी भारत के बाहर से अगर कोई भी प्रायोजित आतंकवाद भारत में किया जाता है
तो उसकी जांच करना और उसके बारे में पता करके उसको रोकना, ठीक है, ये सारा काम जो है एनआईए का है। दोस्तों एनआईए जो है वो एक जांच एजेंसी है, ठीक है, ये जांच करने का काम करती है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई आतंकवादी घटना होती है भारत में, कोई भी कहीं भी आतंकवादी घटना होती है, तो उसका काम एनआईए को सौंपा जाता है, ठीक है। एनआईए जो है उसके पास अधिकार है कि वो भारत के किसी भी राज्य में राज्य सरकार की अनुमति के बिना भी जांच करने जा सकती है। जैसे कि अगर सीबीआई की बात करें तो दोस्तों सीबीआई भी एक केंद्रीय जांच एजेंसी है, ठीक है, लेकिन सीबीआई जो है अगर किसी राज्य में कार्रवाई करने जाती है तो वहाँ के राज्य सरकार से मतलब एक तरह से कहीं कि तालमेल बना करके जाती है जांच करने। एनआईए के बारे में ऐसा नहीं है। एनआईए के पास अधिकार है कि वो राज्य सरकार को बताए बिना भी उस राज्य में जाकर के कार्रवाई कर सकती है, ठीक है, क्योंकि वो आतंकवाद विरोधी करनी बनाई गई है और आतंकवाद जो है वो सबसे खतरनाक माना जाता है। इसलिए एनआईए को यह स्पेशल पावर दिया गया है कि वो राज्य सरकार को जानकारी दिए बिना भी किसी राज्य में जा करके और कार्रवाई कर सकती है, ठीक है, जबकि बाकी जांच एजेंसियों के पास इस तरीके के अधिकार मतलब जनरली नहीं होते हैं। अगर बात करें कि एनआईए के अधिकारी कौन कौन से होते हैं, तो एनआईए के जो सबसे उच्च अधिकारी होते हैं उनको कहा जाता है डीजी, डायरेक्टर जनरल, ठीक है। इसके बाद होते हैं स्पेशल या एडीजी, ठीक है, स्पेशल एडीजी। इसके बाद होते हैं इंस्पेक्टर जनरल आईजी, इसके बाद डीआईजी और पुलिस अधीक्षक। इनके नीचे भी बहुत सारे पद होते हैं। अगर बात करें तो जो डीआईजी होते हैं या जो एडीजी होते हैं, ठीक है, या जो आईजी होते हैं, ये सब जो होते हैं वो खास करके आईपीएस अधिकारी होते हैं, ठीक है, या फिर आईआरएस अधिकारी होते हैं। आईपीएस अधिकारी का मतलब होता है जो इंडियन पुलिस सर्विस का अधिकारी हो, ठीक है, भारतीय पुलिस सेवा के, जिसे को कि हम लोग यूपीएससी के माध्यम से जिनका सिलेक्शन होता है, ठीक है। एक होते हैं आईएएस, एक होते हैं आईपीएस और एक होते हैं आईआरएस, ठीक है। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो होता है वो आईएएस होता है। जनरली हम लोग डीएम होते हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं अलग अलग विभागों के, उनको वो आईएएस होते हैं। आईपीएस होते हैं इंडियन पुलिस सर्विस, जो कि वैसे मतलब पुलिस का जो पद होता है डीजीपी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी, ठीक है, ये सब जनरली जो होते हैं वो आईपीएस होते हैं। आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ठीक है, जो कि रेवेन्यू जो होती है विभाग होता है इसके अधिकारी बनते हैं, ठीक है। तो इसमें आईपीएस, आईआरएस और सीएपीएफ कर्मी होते हैं। सीएपीएफ होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ठीक है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ठीक है, जो कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जैसे कि सीआरपीएफ हो गया, एसएसबी हो गया, बीएसएफ हो गया, ठीक है। इन सभी के जो अधिकारी होते हैं, इन सभी के जो लोग होते हैं, उनको भी इसमें लाया जाता है। इसके अलावा राज्य पुलिस, जो राज्य पुलिस के अधिकारी होते हैं, वैसे लोग जो राज्य की एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे बीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, इस तरीके के एग्ज़ाम दे करके जो लोग आते हैं, और एसएससी द्वारा भी इन लोगों का सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो जो राज्य पुलिसकर्मी होते हैं, जो एसएससी के द्वारा आते हैं, वो सब नीचे का अधिकारी बनते हैं, अधीनस्थ अधिकारी बनते हैं, लेकिन जो ऊपर का अधिकारी होते हैं वो जनरली आईपीएस या आईआरएस ही होते हैं, ठीक है। अगर बात करें कि इनके प्रमुख अधिकारी किस तरीके से बनते हैं, तो जो डीजी होते हैं यानी कि डायरेक्टर जनरल, जो सबसे ऊपर होते हैं, इनकी नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है, ठीक है, जिसमें कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री शामिल होते हैं। इनकी जो सेवानिवृत्ति की उम्र है वो 60 वर्ष है, लेकिन अगर केंद्र सरकार चाहे तो इसको 2 वर्षों तक बढ़ा सकती है, ठीक है। यानी कि जो महानिदेशक होते हैं एनआईए के, उनकी नियुक्ति एक तरह से कर सकते हैं कि केंद्र सरकार की जो नियुक्ति समिति होती है, जो कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति होती है, उसके द्वारा इनको बनाया जाता है, ठीक है। और इसमें प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री शामिल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अन्य अधिकारी होते हैं जैसे कि एडीजी, आईजी, डीआईजी, इनकी नियुक्ति जो होती है वो आईपीएस, आईआरएस, सीएपीएफ एवं राज्य पुलिस सेवाओं से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। अधीनस्थ कर्मचारी जो होते हैं वो एसएससी के द्वारा नियुक्त होते हैं या सीएपीएफ या राज्य पुलिसकर्मी द्वारा नियुक्त होते हैं, ठीक है। एनआईए का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और देश भर में इनकी कार्यालय है, ठीक है, कई सारी ब्रांचेज भी हैं इनकी। अगर बात करें एनआईए की शक्तियों की, तो दोस्तों एनआईए के पास एक अधिकार है, वो स्वतः संज्ञान ले सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई ऐसी घटना हुई जो कि आतंकवादी वाली घटना लग रही है, ऐसी लग रही है कि वो आतंकवाद या कोई ऐसी मतलब आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा खतरा लग रहा है,
तो एनआईए जो है वो स्वतः संज्ञान लेकर के और उसकी जांच कर सकता है, या फिर जनरली जो केंद्रीय गृह मंत्रालय होता है उसके आदेश पर एनआईए कहीं पर भी जांच करने जाती है। ठीक है, यानी मान लीजिए कहीं पर कोई घटना हुई तो जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसके आदेश पर एनआईए जांच करने जाती है। ठीक है, इसका जो क्षेत्राधिकार है वो पूरे देश भर में, यानी राज्यों की सहमति के बिना भी देश के किसी भी भाग में जांच कर सकती है। ठीक है, ये जो है वो सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्ति इसको दिया गया है। सीआरपीएफ जो है यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो कि अब मतलब एक तरह से इसका नाम बदल चुका है, लेकिन उसकी जो प्रावधान है उसी के तहत ये काम करती थी। केस अधिग्रहण दोस्तों, राज्य सरकार की जांच को अपने हाथों में ले सकती है। ठीक है, अगर केंद्रीय गृह मंत्रालय अनुमति दे दे तो मान लीजिए कोई घटना हुई है और उस पर राज्य सरकार जांच कर रही है, तो ये जा करके उसको अपने हाथों में ले सकती है। ठीक है, विशेष एनआईए न्यायालय होता है। ठीक है, जो एनआईए होता है इसके मामलों के लिए विशेष न्यायालय में मुकदमा चलाने की शक्ति इसके पास होती है। ठीक है, यानी कि एनआईए के पास अपना एक स्पेशल कोर्ट होता है जिसमें कि वो अपने जो उसको तथ्य मिल रहे हैं उसके आधार पर वो कार्रवाई कर सकती है, उसके आधार पर सुनवाई करवा सकती है। ठीक है, विदेशों में भी जांच करने का अधिकार एनआईए के पास होता है। ठीक है, विदेश मंत्रालय के माध्यम से विदेश एजेंसियों के साथ सहयोग करके और ये विदेशों में भी जांच करने के लिए जा सकते हैं। आगे अगर बात करते हैं इनके प्रमुख कार्य क्या क्या हैं, तो आतंकवाद और आतंकवादी गतिविधियों की जांच और अभियोजन। ठीक है, यानी अगर कोई भी ऐसे घटना होती है जो कि आतंकवाद से जुड़ी हुई है या लगता है कि ये आतंकवादी घटना हो सकती है, आतंकवादी गतिविधियाँ इससे हो सकती हैं, तो उसकी जांच करना, उस पर रोकथाम करना, उस पर कार्रवाई करना। ठीक है, आतंकवाद वित्त पोषण, अगर मान लीजिए कि टेरर फंडिंग हो रही है, कहीं से विदेशों से कोई ऐसा पैसा आ रहा है जिससे लगता है कि देश में आतंकवाद फैलाने के लिए पैसा आ रहा है, या फिर मतलब आतंकवादी वाली कोई भी गतिविधि अगर हो रही हो तो उस पर एनआईए जो है वो एक्शन ले सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए अगर कोई खतरा है तो उसके लिए भी जांच कर सकती है। नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवाद के लिए भी ये जांच कर सकती है। साइबर आतंकवाद और परमाणु रासायनिक हथियार तस्करी, इन सभी मामलों में कार्रवाई करने का इसके पास अधिकार है। मानव तस्करी यानी कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, यानी कि जो मनुष्यों की खरीद फरोख्त होती है या अंगों की खरीद फरोख्त होती है, इस पर भी ये कार्रवाई कर सकते हैं। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत मामलों की जांच भी कर सकते हैं। राज्य पुलिस को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है, यानी कि राज्य पुलिस, कोई भी राज्य पुलिस है उसको सहायता देना और अंतर्राज्यीय जांच एजेंसियों से समन्वय बैठा कर रखना। अगर मतलब दूसरे देश की कोई जज एजेंसी है, जैसे एफबीआई है या कोई उस तरीके की जज एजेंसी है, और वो उसके मतलब उसको कोई सहयोग चाहिए, या वो भारत में अगर किसी जांच कोई करने के लिए आती है, किसी काम के लिए आती है, तो उसको सहयोग प्रदान करने का काम भी एनआईए का होता है। ठीक है, अगर बात करें कि एनआईए अधिनियम 2008 में अनुसूची के अपराध कौन कौन से थे, कौन कौन से अपराध उस समय जुड़े गए थे, तो इन कानूनों के अंतर्गत जांच एनआईए कर सकती है। पहला था विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, भारत का जो कानून है, यानी कि कोई विस्फोटक पदार्थ अगर कहीं पे पकड़ा जाता है, कोई ले जाता है, इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 की जो कानून है, इस पर कार्रवाई कर सकती है। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम जो कि यूएपीए है, उस पर यह कार्रवाई कर सकते हैं। विमान अपहरण रोकथाम अधिनियम 1982 पे। ठीक है, विमानन सुरक्षा अधिनियम 1982, सार्क आतंकवाद अभिसमय अधिनियम 1993। जो सार्क आतंकवाद अभिसमय अधिनियम है दोस्तों, ये एक तरीके से सार्क संगठन है, आप जानते होंगे दक्षिण एशिया का एक संगठन है, और इसके तहत 1993 में एक कानून बनाया गया था, सभी सार्क के देशों ने मिलकर के बनाया था कि हम अपने यहाँ आतंकवाद को रोकने के लिए एक कानून लाएंगे। ठीक है, तो उसके तहत ये कानून बनाया गया था, तो इस कानून के तहत भी कार्रवाई करने का अधिकार एनआईए के पास होता है। ठीक है, इसके अलावा WMD अधिनियम, यानी कि जो हथियार होते हैं उसकी अगर कहीं पे सामूहिक हथियार अगर कोई बेच रहा है, खरीद रहा है या इस तरीके का काम कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए एक कानून लाया गया था 2005 में, इसके तहत भी एनआईए कार्रवाई कर सकती है। ठीक है, इसके साथ समुद्र और पोत संबंधी आतंकवाद अगर कोई होता है, मतलब आतंकवादी गतिविधि कोई भी हो, कहीं पर भी अगर कोई घटना होती है और लगता है कि आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, तो उसकी जांच करने का काम एनआईए को सौंपा जा सकता है। ठीक है, और एनआईए स्वतः संज्ञान भी ले सकती है। इसके अलावा 2019 में एक संशोधन हुआ। ठीक है,
पहले इतनी चीज़ें थी, 2019 में संशोधन हुआ जिसमें कि मानव तस्करी, नकली लूट, साइबर आतंकवाद और विस्फोटक तस्करी को भी शामिल कर दिया गया। मतलब इन सभी क्षेत्रों में भी अगर कोई घटनाएं होती हैं तो उस पर भी एनआईए कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें वर्तमान अधिकारी की, तो एनआईए के जो महानिदेशक डायरेक्टर जनरल हैं अभी के समय में वो हैं राकेश अग्रवाल। ठीक है, इनकी नियुक्ति 14 जनवरी 2026 को हुई है। ठीक है, और कार्यकाल की अगर बात करें तो 31 अगस्त 2028 तक इनका कार्यकाल है आगे। ठीक है, इनके पहले ये लोग अधिकारी थे। अगर बात करें तो एनआईए की प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या है, एनआईए ने आगे क्या क्या काम किया है पहले, ये हम यहाँ पे बताया गया। 2013 में इन्होंने कार्रवाई किया था और इंडियन मुजाहिदीन के वरिष्ठ सदस्य यासीन भटकन व असदुल्ला अख्तर की गिरफ्तारी की थी। ठीक है, तो ये सब उन्होंने कार्रवाई जो की थी वो है, इस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे, ज़्यादा जाएंगे यहाँ पर कि एनआईए और सीबीआई में क्या अंतर है। दोस्तों, सीबीआई भी एक जांच एजेंसी है। ठीक है, एनआईए भी एक जांच एजेंसी है, लेकिन दोनों के काम जो है वो अलग अलग है, दोनों का अधिकार क्षेत्र अलग अलग है। सीबीआई जो है वो जनरली भ्रष्टाचार जो होती है उस पर कार्रवाई करती है। ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई हत्या होता है या इस तरह की चीज़ें होती है, मतलब जो कि एक व्यक्ति से संबंधित है या आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है, उस पर काम करती है। लेकिन जो एनआईए है वो कार्रवाई करती है मास, अगर मान लीजिए कोई विस्फोटक जैसा चीज़ हो, कोई आतंकवादी घटनाएं हो, कोई बड़ी घटना हो, तो उस पर एनआईए जांच करती है। ठीक है, दोनों की बात करें तो एनआईए जो है 2009 में बनाया गया था एनआईए अधिनियम द्वारा, और सीबीआई को 1941 में बनाया गया था डीएसपी अधिनियम के द्वारा। जो एनआईए होती है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, जबकि जो सीबीआई होती है वो कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। ठीक है, कार्मिक मंत्रालय जिसे कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल कहा जाता है। ठीक है, गृह मंत्रालय जिसे होम मिनिस्ट्री कहा जाता है या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कहते हैं। ठीक है, कार्मिक मंत्रालय जो होता है वो जनरली प्रधानमंत्री के पास ही होता है। ठीक है, अधिकतर समय में प्रधानमंत्री के पास या राज्यों में अधिकतर समय मुख्यमंत्री के पास ही ये होता है। ठीक है, ये जो है वो आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर कार्रवाई करने के लिए बनाया गया है। इनकी जो कार्य क्षेत्र है वो आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा है, जबकि सीबीआई के भ्रष्टाचार और बड़े अपराध हैं। ठीक है, राज्यों की सहमति की अगर बात करें तो एनआईए में आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और सीबीआई में सामान्यतः आवश्यकता होती है। ठीक है, विशेष न्यायालय यानी कि विशेष अदालत की अगर बात करें तो इसमें एनआईए में ही विशेष कोर्ट होता है और सीबीआई में ही विशेष कोर्ट होता है। ठीक है, इनमें जो मुख्य बातें हैं वो यही है कि जो ये वाला पॉइंट है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्यों की सहमति के बिना भी एनआईए कार्रवाई किसी राज्य में जा करके कर सकती है। ठीक है, अब इनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं जो कि हम यहाँ पे देखेंगे, एमसीक्यू है। ठीक है, जो कि विभिन्न परीक्षाएं पूछी जाती है और जनरली हम सभी को जाननी भी चाहिए। ठीक है, और अगर आपने पीछे वीडियो देखा है तो आपने क्या क्या सीखा वो यहाँ से आप सीख सकते हैं। तो एनआईए की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 2009 में हुई। ठीक है, एनआईए अधिनियम 2008 में पास किया गया था, लेकिन स्थापना 2009 में हुई थी। ठीक है, वहीं अगर बात करें कि एनआईए किस मंत्रालय का अधीन कार्य करता है, तो ये गृह मंत्रालय का अधीन कार्य करता है। ठीक है, एनआईए का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में। एनआईए अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया, तो ये पारित किया 2008 में और 31 दिसंबर को। ठीक है, 31 दिसंबर को ये पारित हुआ था संसद से, अगर एक दिन और देर हो जाती तो ये 2009 में चला जाता। एनआईए के महानिदेशक की नियुक्ति कौन करता है, तो ये केंद्रीय जो समिति होती है, नियुक्ति समिति, वो करती है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा कट गया है नीचे, एसीसी वो करती है। आगे अगर बात करें तो किस घटना के बाद एनआईए की स्थापना की गई थी, तो 26/11 मुंबई हमले के बाद। एनआईए अधिनियम 2019 संशोधन में क्या जोड़ा गया, तो मानव तस्करी और साइबर अपराध। ठीक है, भ्रष्टाचार और सड़क दुर्घटना ये होता ही नहीं है एनआईए में। ठीक है, एनआईए में आतंकवाद संबंधी जो चीज़ें होती हैं वही होती है। एनआईए के महानिदेशक की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, तो वो 60 वर्ष है। ठीक है, लेकिन सरकार चाहे तो इसको 2 वर्ष तक बढ़ा सकती है। ठीक है, 2 वर्ष तक बढ़ा सकती है। ठीक है, आगे बात करें एनआईए के वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति किस माध्यम से होती है, तो वो जो होता है वो
आगे अगर बात करें कि एनआईए के वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति किस माध्यम से होती है, तो सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति, चुनाव, प्रतिनियुक्ति, डेपुटेशन से। दोस्तों एनआईए में जनरली जो होते हैं वो दूसरे विभाग से अधिकारी लाए जाते हैं, ठीक है। अगर बात करें अधीनस्थ एनआईए कर्मचारियों की भर्ती किसके द्वारा होती है, तो ये राज्य लोक सेवा आयोग, और ये दोस्तों कट चुका है, ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। आगे बात करते हैं कि एनआईए का वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो वर्तमान महानिदेशक हैं राकेश अग्रवाल, ठीक है। यूएपीए का पूर्ण रूप क्या है, तो अगर यूएपीए की बात करें तो इसका पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ये होता है दोस्तों अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। ये जो है वो यूएपीए का फुल फॉर्म होता है। एनआईए किस प्रकार के मामलों की जांच करता है, तो एनआईए जो होती है वो आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों की जांच करती है। एनआईए को राज्यों की जांच अपने हाथ में लेने के लिए किसकी अनुमति चाहिए, तो दोस्तों गृह मंत्रालय की, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। अगर आगे बात करें तो ये यहाँ पे आंसर दे दिया गया है। अगर आपको दोस्तों ये पीडीएफ चाहिए तो इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो हमने एक नया टेलीग्राम चैनल बनाया है उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जो पुराने वाला टेलीग्राम चैनल है उसका नहीं, ठीक है ना, तो नए वाले पर ही ये जाएगा। यहाँ पे अगर मुख्य बिंदु की बात करें तो एनआईए की स्थापना 2009 में हुई थी, ठीक है, और ये एनआईए एक्ट 2008 के तहत बनाया गया था। अगर बात करें तो प्रेरणा जो है वो 26/11 मुंबई आतंकवादी हमला था, इसके बाद इसको बनाया गया। गृह मंत्रालय का अधीन ये काम करता है, इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। राकेश अग्रवाल जो हैं वो इसके वर्तमान डीजी हैं, महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल। इनका जो कार्यकाल है वो 31 दिसंबर 2028 तक है, जो राकेश अग्रवाल है इनका कार्यकाल, ठीक है। तो ये उतना महत्वपूर्ण ये वाला पॉइंट नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्षेत्राधिकार कितना होता है, इनका क्षेत्राधिकार कितना होता है, तो संपूर्ण भारत में और विदेशों में भी ये कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर भारत से जुड़ा हुआ मामला हो तो, अगर विदेश सरकार के, अगर दूसरे सरकार की सहमति बन जाए, मान लीजिए कोई दूसरा देश है, वहाँ से हमारे लिंक जुड़े हुए हैं, तो वहाँ की अगर सरकार हमें अनुमति देती है तो एनआईए को ही भेजा जाएगा वहाँ पे जांच करने के लिए, ठीक है। अगला है प्रमुख शक्ति क्या है, तो राज्य की सहमति के बिना ये जांच कर सकते हैं, ठीक है। तो यही थी इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगा, अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, और आगे किस टॉपिक पर, किस विषय पर आप वीडियो चाहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारे वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। और आपके लिए एक छोटा सा सवाल कि जो एनआईए है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।